साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा जो कि अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है और उसके अतिरिक्त जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे जो अन्य परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 2021 उत्तर प्रदेश तथ्यसार नामक मैगजीन निकाली गई है, इसी में से चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के संबंध में ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो हमें याद होने चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन की वजह से या रिवाइज ना करने की वजह से हम इसको भूल जाते हैं और ये फैक्ट के तरीके के होते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले एक बार ऐसे तथ्यों को देख लेना काफ़ी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल ऐसे ही बिंदुओं की इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को आप समराइज फॉर्म में यहाँ पर आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का यदि पूरे भारत के सापेक्ष परसेंटेज में देखें तो जो हिस्सेदारी है वो 7.33% उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है कौन सा है, चौथा है, जबकि राजस्थान जो है वो नंबर 1 पर है। वहीं इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो आपके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं, तो इसको एक बार मैप पे भी जरूर देखिएगा। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सोनभद्र जिला है जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और देश में किन चीज़ों में प्रथम स्थान पर है यूपी, तो गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेलमार्ग की लंबाई में, बैंक शाखाओं में व पोस्ट ऑफिस इत्यादि में जो है उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 जो जनगणना रही है उसके अंतिम आंकड़ों की कुछ फैक्ट की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है 19,98,12,341 है और भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। वहीं स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, अर्थात कह सकते हैं लिंगानुपात कितना है, तो ये 912 है। 912 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है 20.2% रही, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में, तो 17.7 रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजकीय 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी है, दूसरा उर्दू है। राजकीय चिन्ह जो है इस प्रकार से बनता है जिसमें मछलियां और तीर धनुष है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। जबकि राजकीय वृक्ष उसे अशोक कहते हैं, सीता अशोक कहते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2018 से यह मनाया जा रहा है। राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और वहीं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ अन्य आंकड़ों की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, परसेंटेज में देखें तो 22.3% शहरी आबादी है, जबकि ग्रामीण आबादी कितनी है 77.7%। दोनों को ऐड करेंगे 100% आ जाएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के आधार पर कितनी है 29.43% है। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 2013 से 17 का आंकड़ा है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी रही है, पुरुष और महिला को अलग नहीं, टोटल कितना है 65 वर्ष है, जबकि पुरुषों का 64.3 वर्ष और महिलाओं का 65.6 वर्ष है। धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी जो है वो 79.73% है, मुस्लिम की आबादी
19.26% है। वहीं सिखों की आबादी जो है ये 0.32% है, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10% और अन्य धर्म 0.01% है। और जो किसी धर्म को नहीं मानने वाले हैं ऐसे लोगों की जो आबादी है या संख्या है वो 0.29% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि इसमें क्रम लगाएंगे तो सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर सिख हैं। चौथे नंबर पे आपके ऐसे लोगों की संख्या आएगी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों की संख्या जो है आपकी ईसाइयों की, जैन, बौद्ध, अन्य धर्मों इनसे अधिक है। आगे चलते हैं हम लोग कुल पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता, पुरुष नहीं, कुल साक्षरता दर 2011 की बात करें तो यह 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है और स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। इस प्रकार से 20.1% का गैप है इसमें। नगरीय साक्षरता दर जो है वो 75.1% और ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें मार्च 2020 तक के आंकड़े हैं ये, तो यूपी में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915 है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 2021 के आंकड़ों के अनुसार 58,176 है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये आंकड़ा है। न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8,135 हैं, तहसीलें 351 हैं, विकासखंड 826 हैं। वहीं नगर पंचायत कितने हैं? 2017 का आंकड़ा है 439 है, नगर पालिका परिषद 198 है। कुल नगर निगम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 1,06,774 है। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत के संदर्भ में। तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 401 किलोवाट घंटा, 401 किलोवाट घंटा है प्रति व्यक्ति का विद्युत उपभोग। और यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं? कुल 8 केंद्र हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आपका अलीगढ़ में, जो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, जबकि एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है वो बुलंदशहर में नरोरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। आगे चलते हैं, परिवहन एवं संचार की बात करते हैं। तो कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? ये 712,000 किलोमीटर है। कितनी है? 712,000 किलोमीटर है 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 13 हैं। तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? दूसरा। पहले पे महाराष्ट्र है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 जो है, पहले कौन सा था? पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 था। अब ध्यान रखिएगा 19 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? ये 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में होती है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1859 में चलाई गई थी, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि देश में पहली बार कब चलाई गई थी? 1853 में, 1853 में मुंबई में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब चलाई गई? ये पूरे भारत में सर्वप्रथम चलाई गई थी यहाँ पर 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के मध्य में। भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो हिंदी बोलने वाले 94.08% है, उर्दू वाले 5.42%, पंजाबी 0.25%, बंगाली 0.12% है। अब जनप्रतिनिधि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। मतलब सीटें कितनी हैं? 80 हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 हैं, जबकि विधान परिषद सदस्य जो हैं वो 100 हैं। अब कृषि से संबंधित चीज़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? कुल 9 हैं। किसान बही योजना जो है कब प्रारंभ होता है? 1992 में, 1992 में। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना जो है आपकी 2008 की है। जबकि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता
2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? प्रतिदिन 371 ग्राम। जबकि भारत के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन कितना? 394 ग्राम प्रतिदिन है। तो इस प्रकार से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता जो है या उपलब्धता जो है वो आपका राष्ट्रीय स्तर से कम है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में होती है। गोकुल पुरस्कार योजना आपका दुग्ध उत्पादन संबंधित है। जबकि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन मुख्यतः 3 है। आगरा में आलू का कृषि निर्यात जोन है, जबकि आम के 2 हैं, लखनऊ में और सहारनपुर में। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं कि विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का परसेंटेज का विवरण देख लेते हैं। ये 2017-18 के आंकड़े हैं। नलकूप से होने वाली जो सिंचाई है, कुल सिंचाई का 74.9% जो सिंचाई यूपी में होती है वो नलकूप से होती है। जबकि नहरों से 15.2%, कुओं से 8.7%, तालाब, झील आदि से 0.5% और अन्य से 0.7%। सर्वाधिक आपका नलकूप है, फिर नहर है, फिर कुआं है। वन एवं वन्यजीव की बात करें तो ISFR जो वन स्थित रिपोर्ट 2019 आई है, इसके अनुसार कुल अभिलिखित वन जो है उत्तर प्रदेश में कितना है? 16,582 वर्ग किलोमीटर है। और इस ISFR 2019 के अनुसार अभिलिखित वन परसेंटेज कितना रहा है? 6.88% रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण का परसेंटेज टोटल कितना रहा है? 9.20%, ये भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। जबकि उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 15% तक ले जाना है। आगे चलते हैं, कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र या अभ्यारण्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 28 हैं। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं। पक्षी विहार 14 है। राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा। टाइगर रिजर्व 2 हैं। ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? तो देखिए, सर्वाधिक वन परसेंटेज वाला जिला सोनभद्र और सबसे कम परसेंटेज वाला जो आपका 1% वाला जिला है वो भदोही है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित किया गया था, चंदौली के चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के नाम से। वहीं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? ये आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका ललितपुर का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये कन्नौज का लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये अलीगढ़ का सेखा पक्षी वन्यजीव विहार। जबकि पहला ग्राम वन की स्थापना सोनभद्र में बेलहत्थी ग्राम में की गई थी। खनिज की बात करते हैं, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को। प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश में लाई गई थी दिसंबर 1998 में। इसी के माध्यम से खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? दूसरा है। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे हैं? ललितपुर में और हीरा के बांदा में। उद्योगों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? ये 13 हैं। 13 अक्टूबर 2020 तक का आंकड़ा है। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा? पहला है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट आपका लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी अर्थात प्रयागराज में। GEC प्रयागराज के नैनी में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में। वहीं आयुध उपस्कर कारखाना ये आपका कानपुर के हजरतपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को ये बरेली के आंवला में है तथा प्रयागराज के फूलपुर में। 2 जगह पे है उत्तर प्रदेश में। कृत्रिम रबर कारखाना आपका बरेली के मोदी नगर में है। जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका 3 जगह पे है, झांसी, वाराणसी और अमेठी के जगदीशपुर में। आगे चलते हैं, कुछ औद्योगिक संस्थानों की बात कर लेते हैं, कहाँ पे और कब स्थापित किए गए। जैसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका यह कानपुर में है और 1952 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है, 1954 में स्थापित किया गया। प्रदेश औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप ये 1972 में लखनऊ में स्थापित होता है।
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में 1958 में कानपुर में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आपका 1974 में आगरा में, जबकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 में लखनऊ में। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा ये कहाँ पर है? कानपुर में, और 1961 में स्थापित किया गया था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे गीडा कहते हैं गोरखपुर में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा कहलाता है जौनपुर में है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध के ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा कहलाता है लखनऊ में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे बीडा कहा जाता है भदोही में है। पर्यटन के बारे में बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में होती है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में होती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा या प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई थी? 1998 में। नई पर्यटन नीति 2018 में लाई गई। हेरिटेज अर्ग के तहत 3 आपके जिले हैं, कौन कौन सा? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। ये हेरिटेज अर्ग कहलाते हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब लाई गई थी? 1994 में। मैत्रेय परियोजना ये बौद्ध स्थलों के विकास संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक उत्तर प्रदेश कौन से हैं? ताजमहल जिसे 1983 में शामिल किया गया, आगरा का किला इसे भी 1983 में शामिल किया गया, फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर कौन सा है? रामलीला जिसे 2008 में शामिल किया गया, और कुंभ मेला 2017 में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ के चिन्हट में है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे राज्य सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1969 में लखनऊ में हुई। इसका पहले नाम जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी नाट्य भारती था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित किया गया। भारतीय कला भवन 1920 में वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय भारतीय कला भवन ये आज़ादी से पूर्व ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1966 में होती है। पूर्व नाम इसका क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। बाद में 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1947 में प्रयागराज में की गई। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, जबकि सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? मथुरा है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। शुलह कुल उत्सव आगरा में होता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में लखनऊ में स्थापित किया गया। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1981 में होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप इसकी स्थापना 1997 में कानपुर में की गई। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ये 2 जगह पे उत्तर प्रदेश में, रायबरेली और गोरखपुर। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इटावा के सैफई में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इसकी स्थापना 1976 में होती है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में 1989 में। ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 9 हैं। राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं और कुल विश्वविद्यालय निजी विद्यालयों को छोड़ करके तो 46 है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो केंद्रीय विद्यालय हैं जो 6 वो कौन कौन से हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। वही निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय 30 हैं और कुल विश्वविद्यालय इसमें निजी शामिल नहीं वो 46 हैं। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12 हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज 22 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जबकि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है आपका इज्जतनगर में। देखिए, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका इज्जतनगर में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, हरीशचंद अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, जबकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पहले नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था ये लखनऊ में स्थापित है, केंद्रीय औषध एवं सुगंध पौधा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात CIMAP ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे ये लखनऊ में है, वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है, कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान ये आपका कहाँ पे है? नोएडा में है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्था भदोही में, जबकि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान ये आपका नोएडा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये भी आपका नोएडा में है, PB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी आपका नोएडा में है। पार्क और सिटी की बात कर लेते हैं, पार्क और सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिफेंस पार्क आपका 3 है, 3 जगह पे है, डिफेंस पार्क 3 जगह पे, कहाँ पे? कानपुर, झांसी, मेरठ, कानपुर, झांसी, लखनऊ, तो ये याद रखिएगा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। एरोस्पेस पार्क जो है, एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर तो यहाँ भी कॉमन है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, कुल 5 हैं। एरोस्पेस पार्क में कुल 5 जिले हैं। रक्षा उद्योग गलियारा जो है ये 6 जिलों से, उत्तर प्रदेश से 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, निकिटा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में, सरस्वती हाईटेक सिटी आपका प्रयागराज में है। आगे चलते हैं, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी औरैया के दिव्यापुर में है, लेदर पार्क आगरा में, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपका आगरा के ग्रेटर नोएडा में, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 2 जगह पे, ग्रेटर नोएडा और आगरा में। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क आपका कहाँ पे? हरदोई के संडीला में, तो ध्यान रखिएगा ये संडीला में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बथर में है। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क आपके गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में, मेगा फूड पार्क बरेली के बहेड़ी में। साइबर सिटी आपका कहाँ पर है? कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में। लायन सफारी पार्क इटावा में, ध्यान रखिएगा लायन सफारी पार्क कहेगा तो इटावा है, जबकि यदि नाइट सफारी पार्क कहेगा तो ये ग्रेटर नोएडा में है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, 2 बार देख लीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क आपका कानपुर में है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है, जबकि थीम पार्क या पर्यटन संबंधी ये आपका आगरा में है। मेडी सिटी लखनऊ के चक गजरिया में है, गंजरिया।
वेब सिटी आपका गाजियाबाद है, जबकि टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा है। एग्रो पार्क वाराणसी और बाराबंकी है, जबकि बुद्ध थीम पार्क आपका वाराणसी के सारनाथ में है। सोलर सिटी कार्यक्रम ये 3 जिलों में है, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद सोलर सिटी कार्यक्रम। परफ्यूम पार्क कहाँ पे है? कन्नौज में है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और भारत के जो तुलनात्मक संकेतक हैं उनको देख लेते हैं, इंडिकेटर्स को। तो जनगणना 2011 की यदि बात करें, ठीक है, 2011 जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 कितनी हुई? उत्तर प्रदेश में 20.23% हुई, जबकि भारत के स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर 17.7% है। जनघनत्व जो है उत्तर प्रदेश का 829 है, जबकि देश का 382 है। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 22.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना है? 31.2% है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 है और यहाँ पे 943 है। साक्षरता दर जो है यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर यदि देखेंगे तो 67.7 है, जबकि भारत के 73% है। वहीं पुरुषों में यह 77.3% है और ये राष्ट्रीय स्तर पर 80.9% है। स्त्रियों के का परसेंटेज जो है 2011 की जनगणना में आपका 57.2% है। वहीं पे यहाँ पे भारत के स्तर पर देखेंगे तो ये 64.6% है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए ग्रामीण स्तर पर देखें तो ग्रामीण स्तर पर व्यक्तियों की साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश में 65.5 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 67.8 है। वहीं नगरीय देखें तो ग्रामीण स्तर पर 75.1% है, वहीं शहरी स्तर पर 84.1% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति अर्थात SC की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 20.7% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 16.6% है। वहीं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है अर्थात ST की जनसंख्या कितनी है? तो ये उत्तर प्रदेश में 0.6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये 8.61% है। जन्म दर देखें, यदि 2018 के आंकड़ों के अनुसार जन्म दर देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पर कुल जो बच्चे पैदा होते हैं कितने हैं? 22.6%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 20 है। वहीं ग्रामीण स्तर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए तो यह आपका 26.6% है और वहीं भारत के स्तर पर देखा जाएगा तो 21.6 है। नगरीय, ठीक है, यहाँ पे जन्म दर और नगरीय जन्म दर यदि देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 22.5 है, जबकि शहरी मतलब भारत के स्तर पर कितना है? 16.7 है। मातृ मृत्यु दर 2018 के हिसाब से देखें प्रति उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पे तो कुल जो मातृ मृत्यु दर है कितना है? उत्तर प्रदेश में 6.6 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 6.2 है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश की प्रति 1000 जो मृत्यु दर है वो 7 है और यहाँ पर 6.7 है। नगरीय यदि देखा जाएगा तो नगरीय यदि देखें तो शिशु मृत्यु दर कितना है? ये 5.3 है और ये भारत के स्तर पर 5.1 है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो कुल जो शिशु मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश में वो 43 है, प्रति 1000 पे 43 है, जबकि भारत के स्तर पर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो 32 है, मतलब उत्तर प्रदेश का इससे खराब स्थिति है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो 46 है, जबकि भारत के स्तर पर 36 है। नगरीय स्तर पर 35 है और उत्तर प्रदेश में नगरीय स्तर पर 35 है, जबकि भारत में प्रति 1000 पे नगरीय स्तर पर 23 है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना? 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, एक सेकंड। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। यहाँ के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि है। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कठघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाईडंडा है, धोबिया है, राई थारू है और सोरा है। इतनी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, कि उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और बागवानी उत्पादन में किस प्रकार का है? तो भारत जो है प्रथम स्थान पर किसमें? कुल पशुधन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन और अमरूद उत्पादन में। वहीं इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए
विविध क्षेत्रों में, तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। बैंक शाखाओं में, डाकघर, समाचार पत्र, इनमें सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। जबकि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस चीज़ में? कुल सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कृषि क्षेत्र में यदि देखा जाए तो खाद्यान्न में प्रथम स्थान है, गेहूं का प्रथम स्थान, गन्ना प्रथम स्थान, आलू प्रथम स्थान और मसूर प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देखा, यहाँ पे फैक्टों की हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा 2021, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, तथा उसके बाद जो आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी या जो अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होंगी, उन सभी के लिए यूपी स्पेशल के लिए घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा 2021 उत्तर प्रदेश तथ्यसार नामक जो मैगजीन निकाली गई है, इसमें से हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, उनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हैं, उनको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ चीज़ें बात कर लें। तो उत्तर प्रदेश भारत का जो है एक सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा आपके नेपाल को स्पर्श करती है और उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी जो सीमा थी, इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्यन श्रेणियां हैं और पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती है। अवस्थित की बात करें तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में से जो पठारी भाग हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्यन क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यदि इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट और से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है? 7 डिग्री 36 मिनट का है। वहीं उत्तर प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है, देशांतरी विस्तार ये आपका 77 डिग्री या 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है और इसका कुल देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट है। आगे चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में और चीज़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है ये बिहार और झारखंड से लगी हुई है। कहाँ से लगी हुई है? बिहार। इसकी पूर्वी सीमा ये देखेंगे तो ये बिहार और झारखंड से लगी है और उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हैं वो हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी है और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश को से स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा जो है सीमा रेखा वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। वहीं सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करता है। और वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ये 7 जिले कौन से हैं एक बार इसको मैप में जरूर देखिएगा। पूरब से पश्चिम की तरफ हम यदि क्रम लगाएं तो सबसे पूरब में आपका महाराजगंज है, फिर पूरब से पश्चिम चलिए सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैप के से देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है, जो एकमात्र झांसी को स्पर्श करता है तथा मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला आपका ललितपुर ही है। अब इसके उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.33% के बराबर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है। पहले नंबर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे आपका
सॉरी पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, ये आपका 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तरांचल अर्थात अब इसे उत्तराखंड कहते हैं राज्य का निर्माण किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सेकेंड आगे देख लेते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? राढ़ के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको ही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर है और दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। और वहीं इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो बुंदेलखंड का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम जो नीच चट्टानें हैं, नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जिसे रेगुर के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है। और वहीं कैमूर श्रृंखला जो है वो बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चलाश नामक घास बहुतायत में पाई जाती है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। और बघेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी जो है वो सोन नदी है, जो कि आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में जो है रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। वहीं दक्षिणी पठारी प्रदेश है, इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दक्षिण पठारी प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं इसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है और टोंस नदियां हैं। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं और यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं हैं। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में कुछ चीज़ों को देख लें तो उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। आगे चलते हैं। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार जो है ये अर्थात CWG मिलता है यहाँ पर, CWG। वहीं पे थॉर्नथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह इसकी कर्क रेखा से अधिक निकटता या निकट अवस्थित का होना जो है इसका मुख्य कारण है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। आगरा और झांसी में सबसे अधिक और बरेली में सबसे कम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन पश्चिमी हवाओं को, ये जो पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर आंकड़े 1989 से 2018 तक के लिए गए हैं, इस दौरान सर्वाधिक वर्षा या माध्य वर्षा आपका गोरखपुर में हुई है सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है रायबरेली में दर्ज की गई है। और आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संबंध में कुछ चीज़ों की बात करें तो प्राचीनतम काप मिट्टी जो होती है उसे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, मतलब जहां अब नदी का पानी नहीं आता है। और नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। जो बांगर मिट्टी होती है, मतलब जो पुरानी मिट्टी हो चुकी है, जैसे परिपक्व मिट्टी होती है, इसमें फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी इसमें पाई जाती है। वहीं बांगर मिट्टी को दोमट, मटियर, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बांगर मिट्टी को ही उपरहार मिट्टी कहा जाता है पूर्वी भाग में। इसके अतिरिक्त खादर मिट्टी जो होती है बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा होती है। ठीक है, बांगर मिट्टी पुरानी होती है, खादर मिट्टी जहाँ पे नदी का पानी
हर साल पहुंच जाता है। तो गादर मिट्टी जो है बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। और खादर मिट्टी में जो होता है सामान्यतः चूना, पोटाश, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की अधिकता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन का, बलुआ, शिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में शिकटा, करियाल व धनका भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में? शिकटा, करियाल व धनका। गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भूंड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भूंड होते क्या हैं। तो भूंड जो हैं यह हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। अब थोड़ा सा बुंदेलखंडी मृदा के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोटा, माड़, कांवड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मिट्टी को करेल, कपास अथवा रेगुर आदि नाम से जाना जाता है। वहीं आगे चलते हैं इसमें। देखिए भोटा मिट्टी जो है ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। और वहीं माड़ या मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। और माट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। वहीं आगे चलते हैं। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में शैवालों के अपक्षय से होता है। और लाल मिट्टी का विस्तार जो है बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लवित क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। आगे चलते हैं। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूह के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी में फॉस्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। आगे चलते हैं मृदा अपर्दन के संबंध में। तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन, इसी अवनालिका अपर्दन की वजह से आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे? आगरा, इटावा और जालौन में। कुछ अन्य चीज़ों को देखें यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन, पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो अवनालिका अपर्दन, दक्षिणी क्षेत्र में जो है रिल अपर्दन तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? मथुरा और आगरा। जबकि जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय का तराई प्रदेश है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में। तो देखिए यहाँ नदियों की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से है, यमुना का भी उत्तराखंड, घाघरा का तिब्बत है, चंबल का मध्य प्रदेश है, सोन का मध्य प्रदेश है, रामगंगा का उत्तराखंड है, राप्ती का नेपाल है, बेतवा का मध्य प्रदेश है, गोमती का उत्तर प्रदेश है, केन का मध्य प्रदेश है, टोंस का मध्य प्रदेश है, शारदा का उत्तराखंड है। अब उत्तर प्रदेश में जो स्थित जो प्रमुख झीलें हैं और कहाँ पे वो झीलें हैं इसको एक बार हमने देख लेना चाहिए। तो कीठम झील या सुर सरोवर झील ये आगरा में है, गौर झील आपका रामपुर में है, बड़ा ताल या गोखुर झील जो है शाहजहांपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है, कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है, मदन सागर महोबा में, टांडा दरी या दरार गर्त मिर्ज़ापुर में है, बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में। तो ध्यान रखिएगा जो आपका बेला सागर महोबा का है ये झील कृत्रिम झील है। चित्तौरा झील बहराइच में है, दरबन झील अयोध्या में है, शुरहा ताल बलिया में है, करेला जो है ये आपका लखनऊ में है, समसपुर झील रायबरेली में है, राधाकुंड मथुरा में है,
और इसके अतिरिक्त बल्हापारा कानपुर में है, राजा का बांध सुल्तानपुर, अवधी ताल वाराणसी, मोती झील आपका कानपुर शहर में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर और शेखा झील जो है आपका अलीगढ़ में है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कानपुर है ये गंगा नदी के दाएं किनारे पर है, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पे है, जबकि वाराणसी बाएं किनारे पर है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कई बार से प्रश्न पूछे गए हैं कि कानपुर जो है गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी बाएं किनारे पे, और आपका प्रयागराज किस किनारे पे है, इसको आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अब, एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो है ये बृहद चाप का निर्माण करती है, और उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर व कौशाम्बी जो है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। रामगंगा नदी जो है ये इसका उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है, और रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। शारदा नदी का उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से होता है, प्रारंभ में से काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और शारदा नदी जो है ये पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। वहीं घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पास एक हिमनद है, यानी तिब्बत में एक हिमनद है, माप चाचुंगो हिमनद, यहाँ से होता है। और घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। और रही इसे क्या कहते हैं, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका घाघरा नदी है इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी जो है अर्थात सरयू नदी बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के रुकुमकोट है, नेपाल का रुकुमकोट है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी जो है वो रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। चंबल नदी, तो चंबल नदी का उद्गम जो है आपका वो मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पहाड़ी से होता है, और चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती एवं बनास हैं। और वहीं चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए जो प्रमुख बांध है उसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है। चंबल नदी जो है अपने अवनालिका अपरदन एवं बीहड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। और बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से होता है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। यह नदी जो है हमीरपुर के समीप जो है यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, जो बेतवा नदी है आपकी। और बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है, बेत्रवती। और बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। केन नदी, तो केन नदी का उद्गम जो है कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम बांदा के भुजहा के निकट होता है। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से शेषाकुंड से होता है। और सोन नदी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर जो है गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड मध्य प्रदेश के कैमूर श्रेणी के तरमाकुंड से होता है। और टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन है, बेलन घाटी। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम जो है प्रयागराज के सिरसा में होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है उसका उद्गम बंदरपुच पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियों की बात करें, हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है और यह सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें यहाँ पे, तो करमनासा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। करमनासा नदी की यदि बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है और यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। इसके अतिरिक्त चौसा के निकट करमनासा नदी गंगा में मिल जाती है और मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। इसी प्रकार से कुकरैल नदी जो है ये गोमती की सहायक नदी, कुकरैल जो है
गोमती की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है या रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर है। ओबरा जो है ये भी रिहंद नदी पर है। माता टीला ये आपका बेतवा पे है। मूषाखंड कर्मनाशा जिरगो नदी पर। अहरोरा ये गराई नदी पर है। मेजा बेला नदी पर है। अधवा नदी पर है। सिरसी बखेर नदी पर है। परीछा बेतवा पे है। गढ़वा नदी पर है। जामनी नदी पर। रोहिणी नदी पर है। शहजाद जो है शहजाद नदी पर है। गोविंद सागर ये भी शहजाद नदी पर है। सजनाम नदी राजघाट बेतवा पर है। मोदहा ये भी मोदहा जो है बिरमा पे है। शुकमा डुगमा बेतवा पे है। चंद्रप्रभा नदी पर है। कनहर पे है। अर्जुन नदी पर। और सलारपुर करदिया नदी पर। और पथराई और सुखनाई नदी पर है। आगे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल के बारे में। तो अब वर्तमान में टोटल कुल 8 ऐसे आर्द्रभूमियाँ हैं उत्तर प्रदेश की जो कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इन 8 के नाम हमें महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका ये उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। इसे 2019 में शामिल किया गया था। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। और सरसई नवार झील जो है ये इटावा में है। तो ये सब जो है 2019 में शामिल किए गए थे। जबकि 2020 में जो है सुर सरोवर ये आपका आगरा में है, इसको शामिल किया गया। और सबसे पहले 2005 में जो है आपका ऊपरी गंगा नदी या ब्रिज घाट से नरोरा विस्तार, इसको ही शामिल किया गया था रामसर स्थल के रूप में। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं उनके संबंध में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए 31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल जोन सेज हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं कहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है, इसको एक बार हमें देख लेना चाहिए। कई बार मिलान करने के लिए प्रश्न बनते हैं। जैसे दरी निर्माण आपका सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर में है। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर में। दिया सलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर में है। साबुन उद्योग जो है आपका कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद में है। मेरठ ये है। चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर का खुर्जा, गाजियाबाद। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। और वहीं औषधि निर्माण की बात करें तो औषधि निर्माण में कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। टार्च निर्माण में लखनऊ है। रंग रोगन एवं वार्निश में कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ है। सिगरेट निर्माण में सहारनपुर और गाजियाबाद है। वहीं हाथकरघा एवं सूती वस्त्र के लिए मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर है। कंबल निर्माण आपका मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद और मेरठ का लावण है। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और नगीना में। आगे देखते हैं लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ और वाराणसी है। बेत की छड़ियाँ बरेली। खेल का सामान आगरा और मेरठ। पीतल और कलई के बर्तन वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, बेड़ौत, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। नहीं एक सेकंड, यहाँ तक शामली, हापुड़ और बड़ौत तक। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर तक। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचिया एवं छुरे ये आपके हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में। जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी। हाथ से कागज बनाना ये मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय में है। इत्र एवं सुगंधित तेल ये कन्नौज, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज में। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर महत्वपूर्ण है। बिस्किट मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर जो है आपका कानपुर है। और वर्ष 2018-19 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा जो महाराष्ट्र है ये दूसरे स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके बारे में
देख लेते हैं। इससे प्रश्न आपका बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि आयोग ने अभी जो भी परीक्षा कराई, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हुआ, चाहे स्टाफ नर्स, उसमें एक जिला एक उत्पाद की योजना से संबंधित प्रश्न पूछा है। एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। तो अब इसके बारे में हमें अब सीधे कौन सा जिला किस प्रोडक्ट के लिए आवंटित किया गया है उसको यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए, अमरोहा, इसके लिए जो चिन्हित उत्पाद है वो कौन सा है? ढोलक वाद्य यंत्र। अमेठी मूज उत्पाद है। अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर है। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद है। आगरा चमड़े का उत्पाद है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। इटावा वस्त्र उद्योग है। मूज जो है प्रयागराज मूज उत्पाद के लिए है। उन्नाव जरी जरदोजी, एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद के लिए है। औरैया दुग्ध प्रसंस्करण या देशी घी के लिए है। कन्नौज इत्र के लिए है। कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए है। और कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए। ध्यान रखिए, कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए, परंतु कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए। कासगंज जरी जरदोजी, उन्नाव में भी जरी जरदोजी है और आपका कासगंज में भी है। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, कौशाम्बी में केले के खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसको आवंटित किया गया। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। गोरखपुर टेराकोटा। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र हैं। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने हैं। चंदौली जरी जरदोजी है। और आपका जालौन जो है हस्त निर्मित कागज कला से संबंधित है। जौनपुर ऊनी कालीन जो दरी होती है उसको बनाने में। झांसी सॉफ्ट टॉयज। देवरिया सजावटी उत्पाद, देवरिया जो है सजावटी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसको प्रमोट किया जा रहा है। पीलीभीत बांसुरी के लिए। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, इसमें आंवले के लिए। फतेह बहादुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई। फिरोजाबाद कांच उत्पाद। अयोध्या गुण के लिए अयोध्या है। वहीं बदायूं जरी जरदोजी। बरेली जरी जरदोजी, ठीक है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए है। बलिया ये बिंदी टिकुली उत्पाद के लिए है। वहीं पे आगे चलते हैं, एक सेकेंड। बस्ती जो है कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए। बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प है। बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए। बाराबंकी जो है आपका कपड़ा उत्पाद के लिए। बांदा शेयर पत्थर शिल्प, संजर पत्थर शिल्प। बिजनौर कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट, जैसा कि बस्ती भी इसी के लिए है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन है। मऊ है वस्त्र उत्पाद है। मथुरा है स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी फिटिंग के लिए। महाराजगंज फर्नीचर के लिए। महोबा जो है गौरा पत्थर शिल्प के लिए। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए। मुजफ्फरनगर गुण के लिए। मुरादाबाद जो है धातु शिल्प के लिए। मेरठ खेल का सामान। मैनपुरी तारकशी कला और रामपुर पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क। रायबरेली कास्ट शिल्प अर्थात वुडक्राफ्ट। लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी है। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प है। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी है। और वाराणसी रेशम साड़ी है। शामली लौह कला। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प है। शंभल सिंह एवं अस्थि उत्पाद है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए। सीतापुर दरी। सुल्तानपुर मूज उत्पाद। सोनभद्र कालीन। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन। भदोही कालीन है, तो सोनभद्र में भी कालीन है और भदोही में भी कालीन है। हमीरपुर जूते। हरदोई हथकरघा। हाथरस हींग। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान होम फर्निशिंग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग PCS 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए तथा आगामी जो ARO की जो परीक्षा होनी है दिसंबर में, उसके लिए भी यह उत्तर प्रदेश से संबंधित
जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस दृष्टिकोण से यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं या घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 2021 उत्तर प्रदेश तथ्यसार नामक मैगजीन निकाली गई है, उसी में से यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को ले रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनजातियों के संबंध में, कुछ प्रमुख जो आदिवासी उत्सव होते हैं या कह सकते हैं जो मेले इत्यादि लगते हैं उनके बारे में, और आपके जो खनिज संपदा है उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, डिटेल में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अर्थात ST का प्रतिशत जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। तथा राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड सहित था तब 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। परंतु उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन के आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। यदि हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो इसमें आपका गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगीर हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तथा गोंड समूह जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे खरवार है, तीसरे पे थारू समूह का नाम आता है। थारू समूह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। तथा थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। तथा थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और वहीं थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। किसमें? थारू में। और थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और बजहर नामक पर्व जो है ये थारू जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। जौनसारी जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सू, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। तथा बुक्सा या भोक्सा की बात करें तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो ध्यान रखिए केवल एक जिले में, बिजनौर जिले में पाई जाती है। और बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। तथा बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। और बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है तखत कहलाता है। आगे देखते हैं, बुक्सा जनजाति के लोग जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तथा बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। और वहीं पे माहीगीर की बात करें तो माहीगीर जो है जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। आपने यहाँ देखा कि बुक्सा या भोक्सा भी बिजनौर जिले में पाई जाती है और ये भी जो है आपकी बिजनौर जिले में ही पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति की बात करें तो ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं, रहते हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र जो है झारखंड का पलामू वाला इलाका है। तथा कर्मा जो है या एक प्रकार का नृत्य है, ये खरवार जनजाति का नृत्य है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक लगने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। आगे यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जनजातियों जो 2003 में घोषित की गई 10 अनुसूचित जनजातियाँ, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये कहाँ पे निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गोंड समूह के तहत जो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये सब गोंड समूह के तहत आते हैं। ये आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र मतलब अधिकांश इलाकों में ये पाए जाते हैं। खरवार समूह या खरवार या खैरवार ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में। देखिए महत्वपूर्ण वो होते हैं जहाँ जो किसी एक पर्टिकुलर जिले में ही पाए जाते हैं, तो उनको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सहरिया जनजाति जो है आपकी केवल ललितपुर में है, पहरिया ये सोनभद्र में है, बैगा सोनभद्र में है, पाखा, पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में,
चेरो सोनभद्र एवं वाराणसी में, और भुइया और भुइयाँ सोनभद्र में। तो अधिकांश हम लोग देख रहे हैं कि जो जनजातियां हैं वो सोनभद्र में मिलती हैं। ठीक है, यदि तुक्का ही लगाना हो तो ऑप्शन में यदि कुछ नहीं पता हो, सोनभद्र ऑप्शन हो तो सोनभद्र पे रिस्क लिया जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं जिले के बारे में। तो देखिए, प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, जैसे कि आपका चरकुलर जो लोक नृत्य है, ये आपका एक घड़ा नृत्य है जो कि ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये देखिए क्षेत्र कहाँ पे है, ब्रजभूमि। वही पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड, दीपावली बुंदेलखंड, सैरा बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड। तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं, एक बार देख लीजिए। तो बुंदेलखंड में पाई डंडा, राई, दीपावली, सेरा, कार्तिक गीत, ये सभी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में के ये लोक नृत्य हैं। जबकि कर्मा जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र का है। कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र का है। वहीं चौरसिया जौनपुर का है, और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे सकता है, तो नटवरी ध्यान रखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो रसिया लोकगीत जो है आपका ब्रजभूमि क्षेत्र का है, कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, और बिरहा पूर्वांचल का है। तो ध्यान रखिएगा रसिया ब्रजभूमि का है, कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का, और बिरहा पूर्वांचल का है। अब जो प्रमुख मेले व उत्सव है कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, तो उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो लखनऊ महोत्सव नाम से पता चल रहा है लखनऊ, वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी, आगरा पर्यटन उत्सव आगरा, तो जो नाम वाले हैं वो तो नहीं पूछेगा आपसे। गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला ये संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पर मनाया जाता है। कंपिल पर्यटन उत्सव, ये कंपिल जो है आपको फर्रुखाबाद में है। यहाँ पे कन्नौज पर्यटन उत्सव, कन्नौज में, रामायण मेला चित्रकूट में, हरिदास जयंती जो है ये वृंदावन में, सैयद सालार उर्स बहराइच में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में, महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा के बटेश्वर में, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी में, मकनपुर मेला ये कानपुर के बिल्हौर में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कैलाश मेला आगरा के कैलाश एवं सिकंदरा में, शोरो मेला कासगंज में, लट्ठमार होली मथुरा के बरसाना में, आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी में महत्वपूर्ण है, बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। तो रामनगरिया और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में होता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में, गोविंद सागर मेला जो है अंबेडकर नगर, रामनवमी मेला अयोध्या में, राम बारात आगरा में है। तो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, राम बारात आगरा का है। बेरिया घाट मेला आपका हरदोई का है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे यहाँ कुछ अन्य फैक्ट को देख लें तो देखिए सर्वाधिक मेले आपके उत्तर प्रदेश में मथुरा में होते हैं। कहाँ पर? सर्वाधिक मथुरा में, उसके बाद कानपुर एवं हमीरपुर है, फिर झांसी है, फिर आगरा है, फिर फतेहपुर है। और सबसे कम जो है आपका कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो मेले लगते हैं कहाँ पे? पीलीभीत में। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। और वहीं जो सुलह कुल उत्सव है या हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। और वहीं ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। कहाँ पे? बलिया में किया जाता है। आगे कुछ चीज़ों को देखें तो देखिए 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंद्र सभा के मंचन का जिक्र होता है। वहीं 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारतीय राज्य की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में हुई। ध्यान रखिएगा 1963 में। वहीं 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की स्थापना 1963 में, जबकि 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है, जबकि साधना नाट्य कला केंद्र जो है गाजियाबाद में है। यायावार लखनऊ में है। नेहरू बाल भवन आपका प्रयागराज में है, जबकि अभिनव ज्योति महत्वपूर्ण है वाराणसी में है। स्वास्तिक आपका मथुरा में है। रूपांतर आपका गोरखपुर में है। श्री नाट्यम वाराणसी में। तो वाराणसी में आपका अभिनव ज्योति और श्री नाट्यम दोनों हैं।
वहीं माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में है। इसके अतिरिक्त जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं, संगीत, नृत्य एवं नाटक को समर्पित त्रैमासिक छाया नट आरंभ किया, जिसका प्रकाशन अब नियमित रूप से हो रहा है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई। वैसे भी उत्तर प्रदेश खनिज संपदा के मामले में निर्धन राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में आपका चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलीमेनाइट, फाइरोफाइलाइट, एंडालूसाइट प्रमुख हैं। और उत्तर प्रदेश के जो 8 दक्षिणी जिले हैं, ये खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यतः खनिज जो है मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है, जिनमें प्राय खनिजों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है देश में एंडालूसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक हैं, मतलब सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादित होता है। मार्च 2021 में जारी इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 78% एंडालूसाइट, मतलब पूरे भारत का 78% एंडालूसाइट कहाँ उत्पादित होता है, आपका उत्तर प्रदेश में। और 37% डायस्पोर जो है उत्तर प्रदेश में, 17% सिलीमेनाइट और 10% पायरोफाइलाइट के संसाधन यहाँ पर विद्यमान है। उत्पादन नहीं होते, विद्यमान है ये। हमीरपुर जो है आपका, हमीरपुर डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, जो हमीरपुर है ये डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर और महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। इलाहाबाद जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्खनन किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधनों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको एक बार देख लीजिए। तो चूना पत्थर आपका मिर्जापुर के गुरमा कनाज बापूहारी में, तथा इसके अतिरिक्त सोनभद्र के घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट में ये आपके चूना पत्थर मिलते हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र। कोयला आपके सोनभद्र के सिंगरौली में, बाक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर। तो जहाँ पे केवल एक ही जिला है वो महत्वपूर्ण, उसको याद रखिएगा। कोयला जैसे कि सोनभद्र के सिंगरौली में, बाक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर है। डोलोमाइट सोनभद्र के बारी और बांदा में है। कांच बालू, जो कांच बालू है ये आपका प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट है। पोटाश लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। देखिएगा प्रयागराज में आपका कांच बालू भी है, पोटाश लवण भी है। एंडालूसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, जबकि पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, लखीमपुर में। शेलखंडी हमीरपुर, झांसी में। पायराइट्स आपका सोनभद्र में है, तो महत्वपूर्ण है पायराइट्स सोनभद्र में। आपका रॉक फॉरेस्ट ललितपुर में है। फायर क्ले ये आपके मिर्जापुर के बांशी मकरी खोह में, तथा सोनभद्र में। हीरा जो है ये भी महत्वपूर्ण है। हीरा कहाँ पे, बांदा और मिर्जापुर में, बांदा एवं मिर्जापुर में। सोना जो है आपका शारदा एवं रामगंगा जो नदी है इसके रेत में। और पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका, सोनभद्र के पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका में, तथा ललितपुर के बेरवार में। ये 3 जगहों पे सोना मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शारदा एवं रामगंगा के रेत में, आपके सोनभद्र के पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका में, तथा ललितपुर के बेरवार में। तांबा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में, महत्वपूर्ण है। यूरेनियम ललितपुर में। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखें ललितपुर का, तो देखिए यहाँ ऊपर ललितपुर में रॉक फॉरेस्ट है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है, ठीक है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। संगमरमर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी का बड़ा गांव क्षेत्र। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। सैंड स्टोन जो है मिर्जापुर, तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। डायस्पोर झांसी, महोबा एवं ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा एवं सोनभद्र। लौह एस के लिए भी जो है ललितपुर ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। कैल्साइट मिर्जापुर। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा। फेल्सपार ये आपका झांसी में है। सिलीमेनाइट सोनभद्र और गेरू बांदा में। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ग्रेनाइट की तो बात हम लोग कर चुके हैं। ग्रेनाइट कहाँ, बांदा है, झांसी है, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा एवं सोनभद्र।
परंतु ग्रेफाइट के भंडारों की बात करें तो इसका पता उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अभी हाल ही में पता चला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 लोअर मुख्य परीक्षा तथा जो आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, जो और अन्य जो परीक्षाएं होनी है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए यह करंट अफेयर है और यह करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह जो करंट अफेयर दिया गया है, यह घटना चक्र समसामयिकी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2021 नाम से मैगजीन निकाली गई है, इसी में इसको संकलित किया गया है। तो यहाँ पर जो इससे संबंधित करंट अफेयर है, उनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं या बिंदु हैं, उनको ही यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल रूप में करंट अफेयर दिया गया है। जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार था, ये आयोजित किया गया था किसके द्वारा? दिल्ली के डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा किसको? लखनऊ के भारत खंडे संगीत संस्थान को। और वहीं उत्तर प्रदेश में महीने भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ बृहद टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है 1 जून 2021 से। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प से। तथा मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष का अर्थात 2021 का नो टोबैको डे पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को तथा मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को। मई 2021 में उत्तर प्रदेश के कासगंज की आमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इनका नाम क्या रहा? इनका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह रहा है। मई 2021 में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इंडियन हैंडीक्राफ्ट एवं गिफ्ट फेयर में उत्तर प्रदेश को 6 अवार्ड मिले हैं। किसके लिए? बेस्ट डिजाइन वर्चुअल बूथ के लिए। पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है वाराणसी में। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में। मई 2021 में कोविड प्रबंधन पर यूपी मॉडल की सराहना करने वाला उच्च न्यायालय कौन सा रहा है? बॉम्बे उच्च न्यायालय। अप्रैल 2021 में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु ऑनलाइन ई सिस्टम के उपयोग में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। वहीं मार्च 2021 में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और निजी क्षेत्र के सहयोग से श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में गठित सुरक्षा बल जिसे विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह इस बल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF। 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जोहरी गांव की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी के नाम से और रिवाल्वर दादी के नाम से। और इन्हीं के सम्मान में जून 2021 में निशानेबाज चंद्रा तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई। कहाँ पे? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह 1 जून से 30 जून 2021 तक मनाया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का वर्ष 2021 में प्रथम चरण आयोजित किया गया मार्च 2021 में और दूसरा चरण जुलाई 2021 में आयोजित किया जाएगा। भारत में एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं वृंदावन वैष्णव कुंभ पूर्व समागम का आयोजन 18 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य किया गया। 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया उसका नाम क्या है? रामायण विश्व महाकोश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जेई टीकाकरण अभियान तथा सघन मिशन इंद्रधनुष के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया 21 फरवरी 2021 को। और 21 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल एप्लीकेशन ई कवच को भी लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2020 से परिवार नियोजन से संबंधित खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से जिस महाविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय गढ़वाल के पौड़ी यमकेश्वर में यह स्थित है। 16 फरवरी 2021 को जनपद बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चितौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास एवं महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया।
और वहीं 12 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल वितरण किया ग्रामीण आवासीय अभिलेख या घरौनी का। इसके अतिरिक्त फरवरी 2021 के मध्य 3 दिवसीय प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया राजभवन लखनऊ में। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को। और जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश ने बेरिया घाट मेले बेरिया घाट मेले को प्रांतीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? बेरिया घाट मेला हरदोई जनपद में। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है या किया गया सड़क सुरक्षा माह 2021। आगे चलते हैं। 10 फरवरी 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा जिस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई उसका नाम क्या है? ग्रेटर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर। गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया 12 से 13 जनवरी 2021 को। वहीं 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा ने। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित जिला कौन सा है? चंदौली है। धान खरीद वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य जो है सामान्य श्रेणी के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए श्रेणी के लिए 1960 रुपये पर क्विंटल है। ये 2020-21 के कंपेयर में इसमें 72 रुपये का, दोनों में 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी का 2020-21 में कितना था? 1868 रुपये, इसमें 72 रुपये बढ़ाया गया है। और वहीं ग्रेड ए श्रेणी का था 1888 रुपये, इसमें भी 72 रुपये बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? लखनऊ के दादूपुर से। कॉर्पोरेट बाजार परियोजना अंतर्गत कॉर्पोरेट बाजार या कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का निर्माण कराया गया है कहाँ पे? भदोही में। 16 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 का आयोजन किया गया प्रयागराज में। 5 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कोविड सेंटर लोकेटर ऐप का लोकार्पण किया उसका नाम क्या है? मेरा कोविड केंद्र। जून 2021 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची ओवरऑल लिस्ट में 6वां स्थान किसने प्राप्त किया? IIT कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विशेष विरासत अभियान संचालित किया गया है 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन किया गया था कब? 1985 में। तथा उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय के गठन के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई 11 दिसंबर 2020 को। सैमसंग के द्वारा 4,825 करोड़ रुपए के निवेश से मोबाइल एवं IT डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? नोएडा में की जा रही है। तथा 8 दिसंबर 2020 को राज्य में सल्फरलेस चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया गया कहाँ पे? 2 जगह पे, गोरखपुर के पिपराइच में और बस्ती के मुडेरवा में। मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का 7वां शहर कौन सा है? तो आगरा है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, विकसित किया गया चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा होना है 30 नवंबर 2021 तक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। अभी 9 पॉइंट समथिंग है, इसको 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र 2% से कम है? तो कुल 30 जिलों में। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की गई गोरखपुर में। वन प्राणी सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक। आगे चलते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 1850 रुपये पर क्विंटल। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई 2020 को घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे? लखनऊ में। वहीं 7 अक्टूबर 2020 को जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र अर्थात गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है महाराजगंज में। और इसको देश के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के जो पिंजौर में स्थित है उसके ही तर्ज पर इसको स्थापित किया गया है। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा एग्रो एंड फूडटेक 2020 का आयोजन किया गया 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक। 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया बलरामपुर से। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई प्रदेश के समस्त 1535 थानों में। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर 2020 को। 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस अभियान के तहत रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ लोगों को।
आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने CISF की तर्ज पर एक नए बल गठन की अधिसूचना जारी की है। इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, UPSSF। उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा U-RISE पोर्टल लॉन्च किया गया 24 सितंबर 2020 को। और ये U-RISE पोर्टल करेगा क्या? तो ये व्यवसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं तथा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो महंत नृत्य गोपाल दास नियुक्त किए गए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। और वहीं वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना रहा? दूसरा रहा है। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया गाजियाबाद के मोदी नगर में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई 18 अगस्त 2020 को। और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत विशेष फोकस किया गया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश की वह धाविका जिसे नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन कारण निलंबित किया गया महत्वपूर्ण है प्राची चौधरी को। 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा का शुभारंभ किया बिजनौर से। गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। तथा 27 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई गंगा यात्रा का समापन कहाँ पे हुआ? कानपुर में। 16 फरवरी 2020 को IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ती है वाराणसी को इंदौर से। 2 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया गया कहाँ पे? तो चंदौली जिला के नौगढ़ विकास खंड से। आगे चलते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप तैयार किया गया किसके द्वारा? राजस्व विभाग द्वारा UNDP के सहयोग से। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इन्वेस्ट यूपी सरकार नामक उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 9 जून 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 14 मई 2020 को। और वहीं 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी स्टेट्स बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 में जो इसका चौथा संस्करण है इसमें उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है दूसरा, जबकि 2017-18 में यह इसको जो है स्थान दिया गया था 12वां। जब पहला संस्करण आया था तो इसे 12वां दिया गया था, नहीं इससे पहले वाले में 12वां दिया गया था। आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया लखनऊ में। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ कब? तो 24 अगस्त 2020 को, महत्वपूर्ण नहीं है। 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के जनपदों में शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। वहीं वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन प्रारंभ किया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 गठन किया गया था, जिसे 30 अप्रैल 2021 को टीम 9 के रूप में पुनर्गठित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोविड-19 के पूर्ण परीक्षण की अनुमति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया कुशीनगर हवाई अड्डे को। उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया है मिर्जापुर में। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई 18 जुलाई 2020 को। और वहीं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव संबंधित हैं कहाँ से? जौनपुर से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले कितने हैं? 31 हैं। जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत और नामक मोबाइल ऐप तैयार किया गया कौशल विकास विभाग के द्वारा। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? UP कॉप। उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई 9 जून 2020 को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया 20 मई 2020 को। और 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? लखनऊ में। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया वाराणसी में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो नाम याद रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये 7 जिले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत कितनी है? 15,000 करोड़ रुपये। उसकी लंबाई कितनी है? 296 करोड़ 296 किलोमीटर है।
और वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ जो है वो चित्रकूट में फरवरी 2020 में चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 7वें कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 15 से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 प्रारंभ किया गया 5 जुलाई 2020 को। प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम बंधन संबंधित है किससे? तो ये जो बंधन प्रोग्राम है ये संबंधित है डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों से। डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर और डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित AMU की संख्या कितनी है? 23 है। 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 2020 का जो 11वां संस्करण था उसको आयोजित किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। और इसकी थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र और इसका फोकस क्षेत्र जो था रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन। वहीं जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित फिल्म आधारित का नाम क्या है? हल्का, जो कि आधारित थी स्वच्छता और शौचालय पर। समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका नया नाम क्या होगा? सरयू नदी। आगे चलते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक स्थित नकटहा मिश्र ग्राम में। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। वह कार्यक्रम जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित की जाती है तो महत्वपूर्ण है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए विभाग के गठन का निर्णय लिया गया है। जल शक्ति विभाग का गठन किया जाएगा। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। देश के सार्वजनिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME कहाँ पे है? सर्वाधिक MSME कहाँ पे है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। प्रेरणा ऐप एवं मानव संपदा पोर्टल संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। वहीं वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR द्वारा विकसित भिंडी की नई प्रजाति का नाम क्या है? काशी लालिमा। ध्यान रखिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। और जो भिंडी इन्होंने विकसित की उसका नाम क्या है? काशी लालिमा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? पूनम यादव, पहली महिला क्रिकेटर पूछ रहा है। अब कुछ योजनाओं को देख लेते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 की बात कर लेते हैं। तो 17 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन 12वां संशोधन नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए नए सिरे से पंचायतों की चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया था। देखिए हुआ क्या था कि 15 मार्च 2021 को उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने के संबंध में जारी 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें चक्रानुक्रम आरक्षण हेतु वर्ष 2015 के स्थान पर वर्ष 1995 का आधार वर्ष लिया गया था और जिसमें आरक्षण की सीमा 50% की जो सीमा उससे बाहर जा रही थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अभी राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में हुए हैं? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में हो सकता है 4 चरणों में यह चुनाव कराया गया है। ठीक है, और ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों एवं 826 क्षेत्र या ब्लॉक पंचायतों के सदस्यों तथा 58,176 ग्राम पंचायतों के प्रधानों सदस्यों के लिए कराया गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाएगा, मतलब ये अप्रत्यक्ष होता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेतु समझौता। तो 1 मार्च 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए गठित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसके विकास के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा गठित SPB यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ कुछ और अन्य चीज़ों को याद रखिएगा। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वहीं यह परियोजना PPP मॉडल से विकसित की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया। अर्जुन सहायक परियोजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। कहाँ पे? धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। और बेतवा की सहायक नदी धसान नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है और इसका प्राचीन काल में जो नाम था वो दसारण था। क्या था? धसान की जगह दसारण था और वही बाद में अभ्यस्त होकर के धसान बन गया। ज्ञातव्य है कि अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी, तब से यह पेंडिंग में पड़ा हुआ था। वनवासी समागम कार्यक्रम। तो 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव या इंडिया @75, तो यह भारत सरकार की ओर से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम के अहमदाबाद से, जो कि साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद, तो यहाँ से पद यात्रा था स्वतंत्रता मार्च को रवाना कर महोत्सव को प्रारंभ करने की गतिविधियों का उद्घाटन किया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष 1930 में 12 मार्च को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और साबरमती आश्रम से नौसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों, ये 4 स्थल महत्वपूर्ण कौन कौन से, लखनऊ का काकोरी, मेरठ का शहीद स्मारक, बलिया का शहीद स्मारक तथा झांसी का किला व पंडित दीनदयाल सभागार झांसी में स्थित है। इसको अमृत महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांध परियोजना, तो 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रशियन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा बाणगंगा नदी पर यह निर्मित है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड आगे देख लेते हैं। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान, तो 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आरंभ किया गया। किसमें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। 24वें हुनर हाट का आयोजन की बात करें तो 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया। उसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। किसान कल्याण मिशन, तो इसे भी जो है 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, तो 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर चौथे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो कि उत्तर प्रदेश है, ये संयुक्त प्रांत के स्थान पर 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तभी से 24 जनवरी को, मतलब उसी के उपलक्ष्य 24 जनवरी को स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के उद्यम सारथी ऐप को कल लोकार्पण किया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021, तो 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत की। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर किया गया है और इससे पहले ये 24वीं है। जो 23वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 था उसकी थीम क्या थी, फिट यूथ फिट इंडिया। आगे चलते हैं, ये हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी पहले कवर कर चुके हैं, पर थोड़ा सा देख लीजिए। इसको 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए उद्देश्य यह योजना प्रारंभ की गई है और अभ्युदय योजना को पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों में प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, इसको भी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, बस इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। तो 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी के जो 20 शहर हैं उसमें से 4 शहर 20 में से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, लखनऊ 12वें स्थान पर, आगरा 16वें पे, गाजियाबाद 19वें पर, प्रयागराज 28वें स्थान पर है। ठीक है, तो लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है और प्रयागराज है। जबकि 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा, झांसी, अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए हैं। आगे चलते हैं, कौशल सतरंग कार्यक्रम के बारे में। तो 12 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल सतरंग कार्यक्रम का
शुभारंभ किया है। कौशल सतरंग योजना युवा ऊर्जा के या युवा ऊर्जा को स्वावलंबन व प्रदेश के विकास से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। इसके अलावा उन्होंने सीएम युवा हब तथा सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया। डिफेंस एक्सपो 2020 के बारे में तो 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 जो है ये लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसकी थीम क्या थी? भारत उभरता रक्षा विनिर्माण केंद्र, जबकि इसका फोकस क्या था? रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन था। आगे चलते हैं, आगे एक सेकेंड इधर कुछ यहाँ पे चर्चित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, तो 26 जून 2021 को न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण किया है। जसवंत सैनी, 17 जून 2021 को राज्य सरकार द्वारा सहारनपुर के जसवंत सैनी को राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नामित किया गया। किसको किया गया है? तो जसवंत सैनी बने हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जबकि हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर राम बाबू हरित, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय यादव, तो 13 जून 2021 को न्यायमूर्ति संजय यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की और ये अपने पद पर जो है केवल मात्र 25 दिन से, मतलब मैक्सिमम जो है कुछ दिनों तक ये रहते हैं और 25 जून को ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। तभी 26 जून को जो है ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी, उनको कार्यवाहक न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात संजय यादव को जो है 14 अप्रैल 2021 को इसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। फिर और इनके बारे में और बात करें तो ये जो है 2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और बाद में वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं, उल्लेखनीय कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल मात्र जो है 13 दिन, 25 नहीं 13 दिन, अर्थात 25 जून 2021 तक 62 वर्ष की आयु चूंकि पूरी हो गई थी तब तक था। अनूप चंद्र पांडे की बात करें तो 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इनके पदभार ग्रहण करने के बाद 3 सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोग में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और एक अन्य जो चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार हैं, ठीक है, जबकि दूसरे वाले अनूप चंद्र पांडे हैं। तो इस प्रकार 3 लोग हो गए उसमें। आगे चलते हैं, न्यायमूर्ति, हाँ इन्हीं के बारे में, न्यायमूर्ति बी के नारायण इन के बारे में, तो 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी के नारायण बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 5 जून 2021 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तब तक के लिए है। उल्लेखनीय कि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने देश के सबसे चर्चित मुकदमों से एक आरुषि हत्याकांड का फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस रफत आलम के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। संजय श्रीनेत, इन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया। ये डॉक्टर प्रभात कुमार का स्थान ग्रहण किए हैं इन्होंने। विजय कुमार कश्यप, 18 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। ये मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक रहे। चौधरी अजीत सिंह, 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल अर्थात रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे तथा ये उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार सांसद रहे। इसके अलावा ये मंत्री भी रहे। अजीत सिंह केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री, नरसिंहा राव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और बीपी सिंह सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन 29 अप्रैल 2021 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनका असली नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना था, कोविड संक्रमण से निधन हो गया। ये मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला है पंडित राजन मिश्र, तो 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र को नई दिल्ली में कोविड संक्रमण से निधन हो गया। ये अपने भाई साजन मिश्र के साथ जोड़ी बनाए हुए थे और वो जोड़ी काफ़ी मशहूर थी। ये अपने ख्याल शैली के लिए प्रख्यात रहे हैं तथा ये बनारस घराने से जुड़े हुए थे। किससे? बनारस घराने से जुड़े हुए थे और वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। विनोद कुमार यादव 30 दिसंबर 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा भारतीय रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एवं CEO विनोद कुमार यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से सम्मानित हैं, इनको इंजीनियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है।
भारतीय रेलवे के इतिहास में वह सीईओ का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। तथा वर्तमान में इस पद पर कौन है? सुनीत शर्मा आशीन है। चेतन चौहान की बात करें तो 16 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन युवा और खेल मामलों के मंत्री चेतन चौहान का कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। इनका जन्म अमरोहा की नौगांवा सादात में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। ये जो विधायक थे वो अमरोहा की नौगांवा सादात सीट से विधायक थे। ये 2 बार 1991 1998 में जो है अमरोहा से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। देखिए कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो 2-3 फैक्टों को लेकर के प्रश्न बना देता है। तो वहाँ पे जब आपको फैक्ट होगा तो आप सही फैक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, तो इसमें आपको आसानी होगी। वर्ष 1969 से 1981 के अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान इन्होंने भारत के 40 टेस्ट और 7 एकदिवसीय मैच खेले थे और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। कमल रानी वरुण। तो देखिए 2 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण का कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया। ये 11वीं तथा 12वीं लोकसभा में बतौर सांसद भी चुनी गई थी। अमर सिंह, तो ये राज्यसभा सांसद थे और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे। इनका सिंगापुर में निधन हो गया था और इन्होंने बाद में जो है अपनी एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी। महंत नृत्य गोपाल दास, तो फरवरी 2020 में महंत नृत्य गोपाल दास को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये वह अयोध्या स्थित मणिराम दास की छावनी के महंत हैं। गिरिराज किशोर, तो 9 फरवरी 2020 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे थे। इनका उपन्यास पहला गिरमिटिया जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा, जो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास पर आधारित है। अजमल सुल्तानपुरी, 29 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध शायर अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1923 में जन्मे थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें मार्च 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था। उनकी रचना कहाँ है मेरा हिंदुस्तान काफ़ी चर्चित रही है। कुछ चर्चित स्थलों को देखें तो कानपुर। अप्रैल 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी कानपुर स्थित लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा 9 किलोग्राम वजनी हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। गोरखपुर, तो 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया। इसी के साथ कानपुर और लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा चिड़ियाघर है। कुशीनगर, तो 20 से 25 मार्च 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल केला महोत्सव का आयोजन किया गया। कुशीनगर में केले के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वाराणसी, तो केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू होने के अलावा यह कुछ अन्य जगहों से भी इसको शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसमें आपका बिहार का आरा है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, 13 से 15 मार्च 2021 के मध्य सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। आगरा, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। नोएडा, तो फरवरी मार्च के मध्य नोएडा में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। पिलखुआ, तो 22 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिलखुआ, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है, यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किया है। पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान अर्थात DRDO का यह जो है पहला कौशल विकास केंद्र SDC पहला होगा, मतलब पहला केंद्र होगा। शाहजहांपुर, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का स्मारक शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। देखिए 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र केस में ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद, की वर्तमान प्रयागराज है, इसके नैनी स्थित तथा मलाका जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया। ये तीनों ही क्रांतिकारी जो ठाकुर रोशन सिंह, आपके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों ही शाहजहांपुर के रहने वाले थे। गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो 16 मार्च 2021 को स्विस संगठन AQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारत का गाजियाबाद
विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहले नंबर पर कौन है? चीन का होतान शहर है। तथा विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अतिरिक्त कुल इसमें मतलब गाजियाबाद को लेकर के कुल इसमें 10 शहर जो हैं वो आपके शामिल हैं उत्तर प्रदेश से। तो गाजियाबाद है, ठीक है। गाजियाबाद के अतिरिक्त आपका बुलंदशहर, बिसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर शामिल। ध्यान रखिएगा इसमें इलाहाबाद शामिल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देशों की रैंकिंग में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तथा विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड आगे बात कर लेते हैं हम लोग लखनऊ नगर निगम के बारे में। तो दिसंबर 2020 में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर निगम बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। नगर निगम बॉन्ड्स जारी करने वाला लखनऊ देश का 9वां शहर है। आगे बात कर लेते हैं फरेंदा क्षेत्र की। तो अक्टूबर 2020 में महाराजगंज जिला के फरेदा क्षेत्र के भरी बैसी गांव में राज्य के पहले गिद्ध या जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। यह केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सूर सरोवर आगरा की बात करें तो यह मानव निर्मित जलाशय उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है तथा 21 अगस्त 2020 को सूर सरोवर को आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, इसे पहले जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसका जो नामकरण है वो महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है। वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे अगस्त 2020 में और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संयुक्त रूप से वाराणसी के मोबाइल लैब ला बाइक धन्वंतरी चलंत अस्पताल का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। यह जो मोबाइल लैब है या ला बाइक है, इसके द्वारा घूम ब्लड और अन्य प्रकार की कुल 76 जांच की जाएगी और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुभारंभ किया गया। अयोध्या, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया और मंदिर की आधारशिला रखी गई तथा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दी और इसके जो कुलाधिपति होंगे कौन होंगे? वो होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नोएडा की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में सेक्टर 39 में स्थापित नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसका निर्माण जो है या स्थापना बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हुआ है। वायुसेना स्टेशन हिंडन, ये आपका कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है। तो फरवरी 2020 के मध्य भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम यूके के रॉयल एयरफोर्स के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास का 5वां संस्करण वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में संपन्न हुआ। बभनियाव गांव क्या है? तो फरवरी 2020 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर A.K. दुबे और उनकी टीम ने 4000 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती की खोज बभनियाव गांव वाराणसी में की है। अनुमानित है कि यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प ग्रामों में से एक हो सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं को एक पिलर मिला जिस पर कुषाण ब्राह्मी लिपि में लिखी गई 2 पंक्तियां मिली हैं, बहादुरपुर और खेरी बीरन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर और खेरी बीरन को देश के पहले मॉडल स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है। किसको? बहादुरपुर और खेरी बीरन को। मेरठ में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी क्राफ्ट सेंटर में पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। यह देश में निर्मित पहला युद्ध स्मारक होगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, मिर्जापुर चलते हैं। तो जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी है तथा मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी को फरवरी 2019 में यूपी गौसेवा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नोएडा की बात करें तो अक्टूबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 1250 किलोग्राम प्लास्टिक अवशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण नोएडा में किया था। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में की गई। अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना की जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार में अलीगढ़ जिले सहित मंडल के 3 अन्य जिले
अलीगढ़, काशगंज, हाथरस और एटा रखे जाएंगे। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। आगे न्यायमूर्ति BS चौहान समिति। तो देखिए 22 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु एक 3 सदस्यीय समिति गठन की स्वीकृति प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान थे। तो याद रखिएगा BS चौहान समिति किससे संबंधित रही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन। तो 17 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ और मेरठ में, कहाँ पे, लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश का प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश। तो इसमें कितना सजा का प्रावधान उसको हमको यहाँ देखना है। तो इस कैबिनेट को इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिसिद्ध करता है जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असमयक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीत से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। इसमें शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में अथवा महज शादी के लिए नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में उसे 15,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर महिला अवयस्क है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है तो इस दशा में कारावास कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का होगा और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक होगा और जुर्माने की राशि जो है 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 2 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 इसको जारी किया गया है, तो इसको नहीं देखना है हमें। आगे चलते हैं। एक सेकेंड हम लोग यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो गठन किया गया है, 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था। तो ये ट्रस्ट जो गठित किया गया है, इसमें जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए एक बार पूछा गया है। अध्यक्ष इसके जो हैं इस ट्रस्ट के, तो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, महासचिव चंपत राय हैं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं और भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल, तो इससे फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली जनपद के पंडाव में निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का लोकार्पण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची 63 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। काशी महाकाल एक्सप्रेस की बात करें तो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों को वाराणसी के बाबा विश्वनाथ, उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। इसमें एक सीट जो है बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित रहती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ में राज्य की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई थी, परंतु मार्च 2021 में इसे कानपुर नगर तथा वाराणसी में भी लागू किया गया। कहाँ पे? अब 4 जिलों में है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और वाराणसी। इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक ADG स्तर के पुलिस आयुक्त अर्थात कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले या शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।